दोस्तों नमस्कार। लोकसभा सीटों के लिहाज से इस देश में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। और इन 48 लोकसभा सीटों का महत्व क्या हो सकता है, इसका अंदाजा इस वक्त शायद किसी को नहीं होगा, क्योंकि 48 सीटें पिछली बार यानी 2019 के चुनाव में एनडीए ने सब कुछ समेट लिया था। उस वक्त बीजेपी के साथ शिवसेना थी और दोनों ने जबरदस्त जीत हासिल की। 2014 में भी की थी, 2019 में भी की थी। लेकिन क्या 2024 की तस्वीर बदल गई है? 2024 की तस्वीर तो दिल्ली की सियासत ने ही महाराष्ट्र के भीतर पलट डाली। शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, और इन सब के साथ जो समीकरण बैठाए उसमें बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि दरअसल शिवसेना तो उसके साथ है, चुनाव चिन्ह तो उसके साथ है, तो फिर वोट जाएंगे किधर। हमारी टीम ने दरअसल हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, और जो अलग अलग राज्य की पहचान है, उसमें विदर्भ होगा, उसमें मराठवाड़ा होगा, उसमें कोंकण का इलाका होगा, उसमें पश्चिमी महाराष्ट्र होगा, उसमें उत्तर महाराष्ट्र होगा, इन तमाम जगहों से तमाम आंकड़े जो वोटिंग परसेंटेज के रहे, जो इन इलाकों की जो अपनी समझ राजनीतिक तौर पर वोटरों के जरिए उभर कर आई, और जो वोटिंग परसेंटेज हर चरण में कमोवेश महाराष्ट्र ही वो राज्य रहा जहां पर कम हो गया। यह सवाल अभी भी अनसुलझा सा है कि दरअसल वोट देने कौन नहीं निकला। बीजेपी के लोगों का कहना है कि दरअसल शिवसैनिक नहीं निकले, जो कोर वोटर शिवसेना की शाखा तक का था वह भी नहीं निकला। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना का कहना है जिस लिहाज से बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ा और वहां के जिन लोगों को अपने साथ लिया, जिस तरीके से शिवसेना को दो हिस्से में बांट दिया और चुनाव चिन्ह और बाला साहब ठाकरे का नाम भी लेकर उड़ गए, उसने लोगों को प्रभावित किया और पहली बार बीजेपी का कोर वोटर नहीं निकला। निकला कौन, नहीं निकला कौन, 10-12 दिनों का कुल माजरा है। उसके बाद सारी तस्वीर इस देश के सामने होगी। लेकिन इन 48 सीटों पर चूंकि कल ही पूरी वोटिंग हो गई, उसके बाद हमारी टीम ने तमाम जगहों से जो जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद सीट दर सीट, इलाके दर इलाके जो परिस्थितियों को परखा, उसमें बहुत सारी नई स्थितियां निकलकर सामने आ गई, जो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि दिल्ली का रथ महाराष्ट्र अपने बूते रोक सकता है। और अगर अपने बूते महाराष्ट्र रोक सकता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के तमाम राजनीतिक प्रयोग महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा की वोटिंग के वक्त धरे के धरे रह गए। वो चाहे विदर्भ का इलाका हो या मुंबई का इलाका हो, वो कोंकण का इलाका हो या मराठवाड़ा का इलाका हो, कुछ इलाकों से तो बीजेपी का सुपड़ा साफ, यानी एक भी सीट उसे मिलती हुई दिखाई दे नहीं रही है। और जो मुद्दे इस दौर में चले वो दसियों मुद्दे हैं जो अलग अलग जगहों पर रेंग रहे थे। हमें लगता है कि हर सीट को लेकर आए उससे पहले जो मुद्दे, खास तौर से 10 मुद्दे जो निकल कर आए, उसमें अलग अलग हिस्सों में, चूंकि विदर्भ से हम शुरुआत करेंगे, किसानों का मुद्दा और मजदूरों का मुद्दा महत्वपूर्ण है। जिन स्थिति में महाराष्ट्र के किसान हैं और विदर्भ के भीतर और मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर के किसान हैं, वो आहत दिखाई दिए। मराठा आंदोलन ने और ज्यादा सेंध लगा दी। एनसीपी और शिवसेना को तोड़ना और वहां के उन लोगों को साथ ले लेना जिन पर आरोप लगे थे, लेकिन बीजेपी में आते ही सारे आरोप धुलने लग गए। जो करप्ट लोगों को साथ लेना था उसका गुस्सा भी एक अलग पार्टी के तौर पर बीजेपी जो दिखाई देती है, उसको लेकर गुस्सा लोगों के बीच नजर आया। उसमें सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल जिस तौर पर हुआ और कमोवेश हर ताकतवर पॉलिटिशियन को उस कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और जो भी कटघरे से बाहर निकला वो बीजेपी के साथ आकर खड़ा हो गया, या फिर खड़ा हो गया तो कटघरे से बाहर निकल गया, यह स्थिति निकल कर आई। इस दौर में मुंबई के भीतर सवाल बीएमसी के चुनाव ना होना भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसका मतलब है कि बीजेपी पहले से जान रही थी कि बीएमसी के चुनाव परिणाम शिवसेना के टूटने के बाद भी उद्धव ठाकरे के हक में चले जाएंगे, या कहें
उस इंडिया गठबंधन के हक में चले जाएंगे जिसको लेकर वह लोकसभा चुनाव में मात देना चाहती थी और पहले से कोई इंडिकेशन ना उभरे, इसीलिए वह चीजों को टाल रही थी। उसके बाद बड़ा मुद्दा जो इस दौर में निकल कर आया वो गुजराती वर्सेस मराठी का चाहे अनचाहे बढ़ता चला गया, और खास तौर से मुंबई जो आखिरी चरण में जहां वोटिंग हो रही थी वहां भी गुजराती का सवाल आया। लेकिन गुजराती का सवाल सिर्फ वोटर के लिहाज से नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो गुजरात भेज दिए गए और चुनाव के वक्त भेजे गए, जिस वक्त चुनाव गुजरात में हो रहा था, और इन परिस्थितियों को लेकर भी लोगों के भीतर सवाल थे। उन सवालों का जवाब जाहिर है वोटिंग के वक्त निकला होगा, लेकिन उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी का भी एक अपना आलम रहा जिसने युवाओं को प्रभावित किया, और जो मुंबई शहर में, पुणे शहर में या महाराष्ट्र के बड़े शहरों में जो रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं, जो उत्तर भारतीय जिनको कहते हैं, उनके भीतर भी महंगाई का सवाल लगातार रहा। और इसके साथ साथ जो संविधान का सवाल कांग्रेस ने उठाया या कहीं इंडिया गठबंधन ने उठाया, महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा साहब अंबेडकर की मौजूदगी इस संविधान से जुड़ी हुई है, और उसने वहां के दलित वोटरों के भीतर कुछ नए सवालों को खड़ा किया जो विकल्प देखते हुए एक झटके में उस रास्ते पर चले गए जहां इससे पहले कभी किसी चुनाव में जाते नहीं थे। वह एक झटके में गए और उसका लाभ जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को हुआ वो आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई भी देगा। आखिरी हिस्सा यह था कि बीजेपी ने तमाम कार्रवाई राजनीतिक तौर पर जो की, उसने मैसेज एक दे दिया कि दिल्ली की कठपुतली सरकार महाराष्ट्र के भीतर मौजूद है, और लोगों ने इस बात को महसूस किया कि कठपुतली सरकार के आश्रय लोकसभा चुनाव में कैसे उस पक्ष में जा सकते हैं जहां डबल इंजन नहीं बल्कि दिल्ली के इशारों पर चलने वाली सरकार है। और इसी का असर अपने तौर पर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब शुरू में समझ लीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज निकल के आपके सामने आए, इलाकों के लिहाज से समझिए कि विदर्भ के भीतर की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में बीजेपी पिछली बार 5 सीटें जीती थी, साथ में शिवसेना थी तो वह 3 सीटें जीती थी, कांग्रेस 1 सीट जीती थी, इंडिपेंडेंट 1 सीट जीते थे। इस बार की परिस्थिति बताती है कि बीजेपी 2 सीट कम हो रही है विदर्भ में। हम यहां पर जब आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज निकल कर आएंगे तब हो सकता है बीजेपी की यह सीट और आपको कम दिखाई दे, लेकिन यह एक लिबरल एस्पेक्ट है जिसमें माना गया कि चुनौती को भी, जहां चुनौती दे दी जा रही है बीजेपी को, वह सीट भी बीजेपी के हक में दे दीजिए। इसीलिए विदर्भ में 3 सीट बीजेपी यानी 2 सीट गंवा रही है। शिवसेना 3 सीट जीती थी लेकिन वह 2 सीट जीत रही है क्योंकि कांग्रेस ने उन सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और कांग्रेस विदर्भ में 5 सीट जीत रही है। यह एक उलटफेर है विदर्भ के भीतर। मराठवाड़ा में 8 सीट है। पिछली बार बीजेपी 4 सीट, शिवसेना 3 सीट जीती थी। इस बार यहां पर कांग्रेस 2 सीट जीत रही है, उसकी एंट्री हो गई, बीजेपी शून्य हो गई, यानी मराठवाड़ा से बीजेपी गायब है। यहां पर शिवसेना 4 सीट, शिवसेना का मतलब यहां उद्धव ठाकरे है, यह थोड़ा साफ रखिएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अलावे दूसरी जो असली शिवसेना दिल्ली से जो आवाज लगाई जाती है एकनाथ शिंदे की, उनकी स्थिति बड़ी नाजुक है। वो तमाम जगहों पर हारे हैं, जिन जगहों पर उनके उम्मीदवार थे जो नजर आ रहा है उसमें पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। सिर्फ 2 या 3 सीटों पर ही उनकी महत्ता है, बाकी जगहों पर नहीं है, उसका जिक्र हम कर देंगे। तो मराठवाड़ा में बीजेपी को 1 भी सीट का ना मिलना, कांग्रेस को 2 सीट का मिलना, शिवसेना को 4 सीट का मिलना, एनसीपी को 1 सीट का मिलना, बीजेपी 1 सीट पर मराठवाड़ा में चुनौती जरूर दे रही है। यह स्थिति मराठवाड़ा की है। लेकिन उत्तर महाराष्ट्र की 6 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 5 सीटें जीती थी, इस बार भी वह सिर्फ 1 सीट पर चुनौती देती हुई दिखाई दे रही है। जीतेगी या नहीं जीतेगी वो सीट वाइज एनालिसिस में सामने आएगा। शिवसेना 1 सीट जीती थी, वह 2 सीट हो रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे की। कांग्रेस भी 2 सीट पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, एनसीपी 1 सीट पर जीतती दिखाई दे रही है। पश्चिम महाराष्ट्र की 12 सीटों में पिछली बार 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 4 सीट शिवसेना जीती थी और 3 सीट एनसीपी जीती थी। इस बार शिवसेना 3 सीट जीत रही है, 4 से 1 कम हो रही है उद्धव ठाकरे। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस के हक में जो 3 सीट जा रही है और एनसीपी के हक में 3 के बदले 5 सीट जा रही है, यहां पर एक इंडिपेंडेंट शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी का नाम आगे चल रहा है। लेकिन बीजेपी एक भी सीट पर पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं है। शायद यह सबसे बड़ा झटका इस रीजन वाइज है। और जब आप ठाणे कोंकण का जिक्र करते हैं तो यहां की 6 सीटों में से पिछली बार बीजेपी 1 जीती थी, शिवसेना 4 जीती थी और एनसीपी 1 जीती थी। इस बार शिवसेना 4 सीट उद्धव ठाकरे की, 1 सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे की और एनसीपी 1 सीट जीत रही है। मुंबई की 6 सीटों में 3 सीट बीजेपी जीती थी, 3 सीट शिवसेना जीती थी। इस बार शिवसेना उद्धव ठाकरे की 3 सीट जीत रही है। 1 सीट पर चुनौती दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, 1 सीट पर चुनौती दे रही है बीजेपी के पीयूष गोयल और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है जो वर्षा गायकवाड़ की सीट है। यह रीजन वाइज की परिस्थिति है, लेकिन आपकी रुचि सीट वाइज भी यहां पर जरूर होगी। तो हमें लगता है इन सीटों के आकलन को लेकर सबसे पहले विदर्भ का जिक्र किया जाए। विदर्भ की 5 सीटें जहां पर कांग्रेस की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, उसमें अकोला है जो पहले बीजेपी जीती थी, यानी बीजेपी गंवा रही है। गढ़चिरौली है, पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार वहां पर कांग्रेस के डॉक्टर नामदेव किरसान है। अकोला में डॉक्टर अभय पाटिल हैं। चंद्रपुर की सीट धानोरकर ने पिछली बार जीती थी, इस बार कांग्रेस की धानोरकर की निधन के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, वह भी चंद्रपुर में अपनी सीट जीत रही है, यानी जीती हुई सीट को मेंटेन कर रही है। रामटेक शिवसेना ने जीती थी, इस बार यह कांग्रेस के हक में आया, तो यहां पर श्यामकांत वर्वे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरावती में पिछली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीती थी जो कि हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सुर्खियों में आ गई थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इस बार वो चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही हैं। वहां पर कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े जीतते हुए नजर आ रहे हैं। विदर्भ की जो 3 सीटें जहां पर बीजेपी की मौजूदगी जीत के साथ हो सकती है, उसमें एक नितिन गडकरी है जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीत सकते हैं। भंडारा की सीट में सुनील मेड़े जरूर हैं, लेकिन उनको तगड़ी चुनौती कांग्रेस के प्रशांत पडोले से है। जो जानकारी निकल कर आई उसमें कांग्रेस के प्रशांत पडोले चुनाव जीत भी सकते हैं, यानी विदर्भ में बीजेपी की 1 सीट यहां पर और कम भी हो सकती है। वर्धा की भी यही स्थिति है। वर्धा में रामदास तड़स हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वह चुनौती उनको दी जा रही है एनसीपी शरद पवार के अमरकाले के जरिए, और यह स्थिति वो गंवा भी सकती है, यानी बीजेपी। यानी एक सिचुएशन यह भी बन रही है कि पूरे विदर्भ में नितिन गडकरी के अलावे कोई सीट बीजेपी को नहीं मिले, और अगर मिलेगी तो उसमें भंडारा और वर्धा में से बहुत छोटे मार्जिन के साथ, और कह सकते हैं वो भाग्य का खेल होगा। शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की 2 सीटें हैं, एक तो वाशिम यवतमाल वाली सीट है और दूसरी बुल्ढाना की सीट है। इन दोनों जगहों पर जीत रहे, यानी विदर्भ के भीतर जो परिस्थिति है उसमें 1 से 3 सीट बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस 5 से 6 सीट जीत सकती है, एनसीपी 1 सीट जीत सकती है, शिवसेना 2 सीट जीत सकती है। यह विदर्भ की स्थिति है। जब आप मराठवाड़ा में आते हैं तो मराठवाड़ा की राजनीतिक पहचान मराठवाड़ा आंदोलन के साथ भी जुड़ी है, और इस दौर में मराठा आंदोलन भी आरक्षण को लेकर शुरू हुआ। सत्ता में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी शामिल हो गए, यानी इस पूरे खेल में अजीत पवार का मराठा होना मायने नहीं रखा। सरकार में अपने तौर पर एकनाथ शिंदे का साध पाना मुश्किल हो गया और बीजेपी धीरे धीरे बैकफुट पर आ गई। यह परिस्थिति मराठवाड़ा के भीतर कैसी हो गई, इसको सिर्फ यह समझिए कि सिर्फ 1 सीट है जहां पर बीजेपी जीत सकती है, और वह सीट जालना की है, जहां पे राव साहब दानवे खड़े हैं, लेकिन उनको चुनौती देते हुए कांग्रेस के कल्याण काले बहुत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जालना सीट बीजेपी जीत ही जाएगी ये कोई नहीं कह सकता है। हां, वो चुनौती दे रहे हैं, वो कमोवेश आगे हैं, इतना ही भर है। एनसीपी पवार बीड़ की सीट उन जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार एनसीपी पवार यानी बजरंग सोनवणे के हिस्से में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2 सीट जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, नांदेड़ और लातूर की, वह दोनों सीट अब नांदेड़ से शामिल अशोक चौहान सोचिए बीजेपी में चले गए, बावजूद इसके नांदेड़ से कांग्रेस के कैंडिडेट वसंत चौहान चुनाव जीत सकते हैं।
लातूर में बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार लातूर से कांग्रेस के कैंडिडेट शिवाजी कलगे वह चुनाव जीत सकते हैं। अब यहां पर सवाल है कि जो पिछली बार शिवसेना मराठवाड़ा में जिन सीटों पर जीती थी उन तमाम सीटों पर शिवसेना जीत रही है। वो परभणी की है, वो हिंगोली की है, वो उस्मानाबाद की है। शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो जीत रहे हैं। महत्वपूर्ण है औरंगाबाद, जो पिछली बार AIMIM जीती थी, लेकिन इस बार वहां पर चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद में उनका पलड़ा कमोवेश कहीं ज्यादा भारी हो गया है। यानी AIM के कैंडिडेट से कई कदम वो आगे हैं। तो फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना मराठवाड़ा में औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली और उस्मानाबाद इन 4 जगहों पर नजर आ रही है। उत्तर महाराष्ट्र की 6 सीटें, उत्तर महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी सिर्फ एक सीट है जो डिंडोरी की सीट है। भारती पवार यहां से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। चुनौती देने के लिए एनसीपी के भास्कर मागरे वहां पर मौजूद हैं, लेकिन भारती पवार एक कदम आगे है। जो हमारी टीम, एक कदम का मतलब बहुत साफ होता है कि 50,000 वोट से ज्यादा की स्थिति, लेकिन 1 लाख से कम। 2 कदम का आगे होता है 1 लाख या 1.5 लाख के बीच में, यह स्थिति है। और जब 3-4 कदम होगा तो मतलब बहुत साफ है 2 लाख के पार बात चली गई। ऐसी स्थिति आ नहीं रही है जो बीजेपी के साथ आनी चाहिए, बाकियों के साथ जरूर आ रही है। जो 2 सीट उद्धव ठाकरे के पास मौजूद है, उसमें नासिक की सीट उनके पास थी, वो सीट वो जीत रही है उद्धव ठाकरे। जलगांव की सीट बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार वहां पर करण पवार जो हैं जलगांव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, वह आगे चल रहे हैं। जो बातें नजर आ रही हैं और जो आंकड़े नजर आए हैं, एनसीपी के शरद पवार, एनसीपी ने रावेर की सीट, बड़ा इमोशनल मसला था यहां पर इस सीट को लेकर, जो शरद पवार को दरकिनार जिस तरीके से किया गया, अजीत पवार चल गए, इसीलिए उनके कैंडिडेट श्री राम पाटिल यहां आगे हैं। पिछली बार इस सीट पर बीजेपी जीती थी, रावेर की सीट पर, लेकिन कांग्रेस उन 2 सीटों को जीत रही है जो 2019 में बीजेपी जीती थी, नंदुरबार और धुले की सीट। ये दोनों सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार गोवल पांडवी नंदुरबार में और धुले में डॉक्टर शोभा बच्छावा, यह चुनाव 1 कदम से कुछ आगे, 1.5 कदम कहिए, वो आगे चल रही हैं। यानी 1 लाख की स्थिति के साथ वो आगे दिखाई दे रही हैं। और इनके साथ जब आप कोंकण के इलाके में जाते हैं, कोंकण के इलाके में बड़ा मुश्किल यह था कि वहां पर शिवसेना की पकड़ जबरदस्त थी और यह माना जा रहा था कि शिवसेना की पकड़ अब एकनाथ शिंदे के बाद कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। सिर्फ एक कल्याण की सीट है जहां पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हैं, वह सीट वो जीत रहे हैं। हालांकि उस सीट पर जो कल्याण पूर्व है या कल्याण रूरल है, वहां पर एमएनएस और बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने सेंध जरूर लगाई है, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में जीत का कुछ कम हो जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां पर चुनाव जीतेंगे। अब सवाल था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहली बार जिन जगहों पर जीतेगी उसमें एक रायगढ़ की सीट है, वो पिछली बार एनसीपी जीती थी, इस बार एनसीपी साथ खड़ी है। तो रायगढ़ में अनंत गीते जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार है, वह 1 कदम आगे चल रहे हैं। रत्नागिरी, ठाणे और पालघर, यहां पर भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीतती हुई दिखाई दे रही है। और भिवंडी में, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, भिवंडी में पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार यहां पर भिवंडी के भीतर एनसीपी शरद पवार के सुरेश महात्रे आगे चल रहे हैं। अब सवाल है, जो सबसे बड़ा रीजन है जहां पर शरद पवार का वर्चस्व रहा या शरद पवार की मौजूदगी, और खास तौर से इमोशनल एस्पेक्ट में, वो पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा है। पश्चिम महाराष्ट्र के भीतर में शरद पवार की जो सीटें थी वो इस बार बढ़ रही है। खास तौर से माढ़ा की सीट और अहमदनगर की सीट, जो पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार माढ़ा की सीट, वहां पर शरद पवार के कैंडिडेट थे धैर्यशील मोहिते पाटिल और अहमदनगर में थे नीलेश लिंके। ये दोनों 1 कदम आगे चल रहे हैं। और इसके अलावे सतारा, शिरूर और बारामती, बारामती का जिक्र बार बार होता है, यहां सुप्रिया सुले आगे है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। अजीत पवार बहुत ज्यादा कैनवासिंग में आपको नजर नहीं आए होंगे, चुनाव प्रचार में वह बारामती में जरूर थे। तो बारामती के जो युवा तबका है वह दादा, यानी दादा के तौर पर वहां अजीत पवार को कहा जाता है, उनके साथ जरूर जुड़ा। लेकिन जो पारंपरिक वोटर था वह एक झटके में इन परिवार के भीतर की लकीर के इस पार या उस पार उसको तय करना था।
यहां पर मुद्दे गायब हो गए और टूटना एनसीपी का और शरद पवार का इस उम्र में अलग थलग पड़ना, बेटी की लड़ाई लड़ना, भतीजे का दूसरी तरफ चले जाना। हमने उसमें एक जिक्र किया जो मुद्दे थे, उसमें एक मुद्दा यह भी था कि जो अजीत पवार के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस थे उसका जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं और बीजेपी में आने के बाद तमाम चीज खत्म हो जाती है और उनके साथ जो विधायक एमपीज गए उनके भी खत्म हो जाती है। यह बात वहां के लोगों को बीजेपी के लिए अच्छी नहीं लगी, तो बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर है वह भी इस बार कम निकला। उसे समझ नहीं आया कि कुछ जगहों पर जहां पर एनडीए के गठबंधन के साथ में एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के उम्मीदवार हैं तो बीजेपी वाले वोट देने की स्थिति में वहां पर नहीं आए। इसीलिए आंकड़ा एक झटके में अजीत पवार को एक भी सीट ना मिले, एकनाथ शिंदे को सिर्फ 2 सीट मिले। यह एक स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में बनी है। बहरहाल तो बारामती, शिरूर, माणा, सतारा और अहमदनगर जहां पर एनसीपी शरद पवार इनकी जीत एक लिहाज से तय मानी जा रही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की 2 सीट सोलापुर और पुणे, इसमें वो सोलापुर में तो कई कदम आगे हैं, वहां परिणीति शिंदे है, वो कई कदम आगे हैं, पुणे में रविंद्र धांकर हैं, वो कई कदम आगे हैं, कोल्हापुर में छत्रपति साहू महाराज, ये पहले शिवसेना के पास थी लेकिन गठबंधन में सीटों के तालमेल में कोल्हापुर सीट कांग्रेस को दी गई, वो यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। यहां एक महत्वपूर्ण चीज और समझ लीजिए, बड़ी तादाद में वोटों का जो ट्रांसफर हुआ है उसमें एक ही सवाल था कि शिवसैनिक कितना निकला। जो निकला उसने वोट ट्रांसफर किया, वो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, यह एक स्थिति थी। और दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी का जो वोटर, कोर वोटर था, उसने खुलकर उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट दिया। खुलकर दिया मतलब वो चंक दर चंक आ रहा था, जो जानकारी निकल कर आई एक साथ एक मुश्त आता था, या तो सुबह आया या फिर शाम ढलने से पहले, जो 6 बजे से पहले 4 से 6 के बीच में उसकी मैक्सिमम वोटिंग हुई। यह स्थिति थी। तो कांग्रेस कोल्हापुर, सोलापुर और पुणे, एनसीपी के शरद पवार बारामती, शिरूर, माड़ा, सतारा, अहमदनगर, उद्धव ठाकरे ये शिरडी में भाऊ साहब वाकचौरे ये चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सांगली पिछली बार बीजेपी जीती थी, इस बार उद्धव ठाकरे के चंद्रहार पाटिल आगे चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी के संजय काक पाटिल उनको चुनौती दे रहे हैं, ये चुनौती वाली सीट है, लेकिन मावाल में संजोग बाघारे आगे चल रहे हैं। एक सीट है जो इंडिपेंडेंट के हिस्से में जा रही है। यहां पर हम इंडिपेंडेंट का जिक्र इसलिए भी करने की जरूरत थी शुरू में, जिसका हमको लगता था जानकारी देनी थी। अकोला की सीट जो हम आपको शुरू में कह रहे थे, यहां प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता हैं, प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वोटर बट गया, तो प्रकाश अंबेडकर के साथ समझौता हुआ नहीं, इंडिया गठबंधन का, वो अलग थलग पड़ गए। यहां पर वह चुनौती देने के लिए खड़े जरूर हुए, इससे वोट बटा जरूर। तो अकोला की जीत बहुत कम मार्जिन के साथ कांग्रेस के हक में जा रही है। और हथ कंगले की जो सीट है, यहां पर राजू शेट्टी जो स्वाभिमान पक्ष के हैं, शेतकारी संगठन के हैं, वह आगे हैं और उनको सामने फाइट देने के लिए दोनों शिवसेना चुकी खड़ी थी। यानी शिवसेना अपने तौर पर संभाजी राव माले थे एक तरफ और दूसरी तरफ सत्याजी कवर्धा थे। ये दोनों, एक उद्धव के थे सत्याजी कवर्धा पाटिल और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के थे संभाजी राव माने। इन दोनों के वोटों का बंटना और राजू शेट्टी की अपनी पुरानी पारंपरिक पहचान, संघर्ष के आसरे वो एक इंडिपेंडेंट की सीट जीत सकते हैं। अब यहां पर आखिर में एक जगह बची है मुंबई की। मुंबई की सीट बड़ी मायने रखती है और यहां यह समझना होगा कि मुंबई के भीतर में इससे पहले के जो आंकड़े बहुत साफ तौर पर दिखाई देते थे, उसमें पिछली बार मुंबई में नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेंट्रल यह बीजेपी जीती थी। जो शिवसेना जीती थी वो साउथ, साउथ सेंट्रल और नॉर्थ वेस्ट जीती थी। तो 3-3 सीटें दोनों ने जीती थी, लेकिन दोनों में टकराव हो गया, दोनों बट गए। तो इसीलिए अब जो जानकारी है सिर्फ एक मुंबई नॉर्थ की सीट है, जहां पर पीयूष गोयल है जो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर कहेंगे कि उनके लिए एकदम रास्ता बिछ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और यह स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति है उनके खुद के लिए, क्योंकि इस नॉर्थ की स्थिति में उनके सामने, खास तौर से पीयूष गोयल के ठीक सामने जो खड़े थे उन उम्मीदवार, चूंकि वो अपने आप को वहीं के बतलाते हैं और बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि मेरी मौजूदगी यहाँ के लोगों को इसका एहसास कराएगी कि मैं यहीं का हूँ, तो मेरे साथ होना चाहिए। भूषण पाटिल जो भूमिपुत्र खुद को वहाँ का कहते हैं, उनकी स्थिति भी कमोवेश बुरी नहीं है।
जो लोग सोच रहे थे कि पीयूष गोयल जीत जाएंगे, सरकार के तगड़े मंत्री के तौर पर पहचान है, पैसा वैसा भी वही संभालते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन उनके अनुकूल स्थिति है नहीं। उद्धव ठाकरे के हिस्से में जो 3 सीटें जा रही हैं वो अरविंद सावंत जो मुंबई साउथ है, अमोल कीर्तिकर जो मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, संजय पाटिल जो नॉर्थ ईस्ट की सीट है। पीयूष गोयल चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। शिंदे के हिस्से में राहुल शेवाले की सीट आगे, एक कदम वो आगे हैं। वहां पर हालांकि महत्वपूर्ण और शिवसेना उद्धव ठाकरे के भीतर अनिल देसाई की मौजूदगी महत्वपूर्ण है, यह भी चुनौती दे रहे हैं। यहां पर अंतर जो होगा वो आपको 50,000 के नीचे का ही अंतर दिखाई देगा जो भी जीतेगा। लेकिन कांग्रेस की एंट्री नॉर्थ सेंट्रल में हुई, यहां पर वर्षा गायकवाड़ की मौजूदगी है और उनके सामने उज्जवल निगम है। उज्जवल निगम पहचान के साथ केस लड़ा उन्होंने उस दौर में, विशेष अदालत से जुड़े हुए, ये तमाम बातें उनके साथ रही जरूर, लेकिन इस पूरी राजनीति के धारा के तहत पहली बार जो मैसेज था वो 10 मुद्दे जो हम आपको बतला रहे थे शुरू में, उन्हीं इशू के आसरे चीजें चलती रही पूरे महाराष्ट्र के भीतर। अब यहां पर जो बड़ा सवाल है, क्या ऐसी स्थिति के भीतर क्या यह कहा जा सकता है कि अगर सिंगल डिजिट में बीजेपी रह जाए, अगर बीजेपी का वोटर नहीं निकला है जो शिवसेना दावा कर रही है, तो फिर बीजेपी 5 से 6 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती है। शिंदे गुट 2 सीट जीत सकता है, कल्याण की सीट है, दूसरी या तो मावेल की जीतेगा या मुंबई साउथ सेंट्रल जीतेगा। शेतकरी 1 सीट जीतेंगे, राजू शेट्टी। इसके अलावे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है 2014 में भी 18 सीट जीती, 2019 में भी 18 सीट जीती, इस बार भी वो 18 सीट जीत रही है। ये एक बड़ी बात है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को बड़ा लाभालाभ मिल रहा है। वह 13 सीटों पर आगे है, तब जब बीजेपी का कोर वोटर नहीं निकला है तब का जिक्र कर रहे हैं। और शरद पवार की 8 सीटें वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस लिहाज से समझिए तो सिंगल डिजिट में पूरी की पूरी एनडीए आ गई। लेकिन अगर शिवसैनिक नहीं निकला तब क्या होगा, जिस बात का जिक्र बार बार हो रहा है, तो वहां पर इंडिया गठबंधन 28 से 32 सीट के बीच आ जाएगा और एनडीए 13 से 18 तक पहुंच जाएगा, इससे ज्यादा वो नहीं जा पाएगा। और अदर्स जो है 2 सीट का जिक्र जो हो रहा है उसमें राजू शेट्टी की जीत है और प्रकाश अंबेडकर का जिक्र है। अब जो इससे निकला हुआ आखिरी मैसेज है, ये घटती हुई सीट बहुत साफ बता रही है कि बहुमत का आंकड़ा 272 का बीजेपी अपने बूते पा नहीं सकती है और 300 पार एनडीए के साथ हो नहीं सकता है। यह सिर्फ महाराष्ट्र का यह संदेश है। सवाल है इसके बाद तो कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम जगहों की स्थिति बार बार नजर आ रही है। इनकी भरपाई क्या उड़ीसा और क्या कर्नाटक के जरिए, कर्नाटक नहीं आंध्र के जरिए हो जाएगी, यह एक सवाल है। लेकिन महाराष्ट्र का संदेश बहुत साफ है कि जो रथ दौड़ते हुए चल रहा था, महाराष्ट्र ने अपने तौर पर उस पर न सिर्फ ब्रेक लगा दी बल्कि संदेश भी दे दिया कि बहुमत तक आप पहुंच नहीं पाएंगे और आपकी पूरी रणनीति आप ही पर भारी पड़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।